नमस्कार छात्रों। उम्मीद करते होंगे आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में बिजी होंगे। ठीक है, अभी तक मेरे आप इस चैनल पर बहुत सारा ट्रिक वीडियो आप देख चुके होंगे और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कुछ 30-40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और उम्मीद करते होंगे ये ऑब्जेक्टिव आप पूरा अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और इतना ये चैप्टर से इतना 40-45 ऑब्जेक्टिव के बाद बाहर से कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है, और आप ये वीडियो MS क्लासेस 00 पर देख रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने आप पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। बिना वक्त गवाए हुए आइए हम आपको क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ढेर सारा ऑब्जेक्टिव है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़े हैं तो बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं पढ़े हैं तो अगर जो ऑब्जेक्टिव आपको ये नहीं याद होगा तो उस ऑब्जेक्टिव को आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि जो बोर्ड में प्रश्न है वो आपसे छूटे ना और बोर्ड में आपका बहुत अच्छा नंबर आए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। पहला ऑब्जेक्टिव बताइए, पहला ऑब्जेक्टिव, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, आप लोग बताइए। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। लीवर याद रखिएगा, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर। मनुष्य के शरीर में लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और मानव को पाचन तंत्र में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और आप तो समझ सकते हैं लीवर के बारे में जानकारी, फिर क्लास करना पड़ेगा छात्रों, और क्लास भी आएगा लेकिन कुछ समय के बाद आएगा। और सेकंड चैप्टर है सेकंड क्वेश्चन, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है। इसमें लिखा है ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, तो ये रोग है कहाँ, मतलब किस चीज की कमी से पनपता है छात्रों? तो आप बताइए। चीनी की कमी से तो पनपेगा नहीं, तो पनपता है आयोडीन की कमी से। चीनी की कमी से मतलब चीनी हमारे शरीर में ज्यादा हो जाते हैं, इंसुलिन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है किसके कमी से? बताइए, आयोडीन की कमी से। इसलिए हमें आयोडीन डॉक्टर बोलते हैं ज्यादातर आप लोग आयोडीन युक्त नमक खाइए, टाटा का खाइए, नॉर्मल नमक ना खाइए, ज्यादा पैसा लगाकर टाटा का नमक खाइए। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन एक हार्मोन है। थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो आप बताइए थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ से होगा छात्र? तो आप बताइए थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ से होगा? थायराइड से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली कहाँ है? तो आप लोग पढ़े होंगे, नेफ्रॉन में है मानव डायलिसिस। 5 नंबर का सवाल नेफ्रॉन से आता है छात्रों। 5 मार्क्स का सवाल मैं आपको इस पर वीडियो लेकर आऊंगा। 5 नंबर का सवाल आता है, बोर्ड पूछता है नेफ्रॉन का संक्षिप्त वर्णन करें। चलिए, मानव पाचन तंत्र किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब बताइए मानव पाचन तंत्र किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो मानव में पाचन जो है, पचना, मानव यानी यहाँ पर समझिएगा भोजन का पचना किस प्रकार अभिक्रिया, यानी मानव में भोजन का पचना किस प्रकार अभिक्रिया है। ठीक है, मानव में यह भोजन का पचना, भोजन कहाँ पचेगा बताइए? हमारा शरीर में ना, मानव में ना भोजन पचेगा। तो भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? तो अब बताइए, फल बेचने वाला, जैसे कच्चा केला तोड़ कर ले आया, कच्चा आम तोड़ कर ले आया, उसको बेचना है जल्दी में बाजार में, तो वो हमेशा इथाइलिन का प्रयोग करेगा। इथाइलिन का प्रयोग करके, आप लोग पढ़ेंगे भी, इथाइलिन को फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, उससे उसको आप रख दीजिएगा, जो कार्बन वगैरह रहता है उसमें इथाइलिन की मात्रा पाई जाती है, और उसको रख दीजिएगा तो फल बहुत जल्दी पक जाएंगे। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वह क्या कहलाती है? तो आप बताइए, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वह क्या कहलाती है? उद्दीपन की पहचान कराने वाले को क्या कहेंगे? ठीक है, तो देखिए, उद्दीपन को पहचान कराने वाले को हम लोग बोलेंगे ग्राही। क्या बोलेंगे? ग्राही। निम्नलिखित में कौन एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के 2 प्रकार की होती है? फिर से क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? अग्नाशय होगा। अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों के लिए नियुक्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों
ब्रिक के दोनों ओर ऊपर स्थित रहता है। बताइए कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि रहता है जो ब्रिक के दोनों दोनों ऊपर की ओर स्थित रहेगा? तो आप लोग बताइए इसका आंसर, बताइए जल्दी से सोच कर बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा क्या? एंड्रिनल। क्या होगा? एंड्रिनल। ठीक है। उसके बाद जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के संवेदी अंग क्या है? तो आप बताइए जीवों में ध्वनि ग्रहण करने की, ध्वनि ग्रहण करने की बात है छात्रों। ध्वनि ग्रहण करने की एक होता है मतलब वो सुगंध ग्रहण करने की। तो बताइए ध्वनि ग्रहण करने की क्या होगा? आप लोग बताइए सोचकर, जल्दी बताइए, जल्दी 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 हम लोग पढ़ेंगे। तो बताइए आप लोग जल्दी इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा श्रवणग्राही। देखिए जब सुगंध ग्रहण करने की बात आता, सुगंध ग्रहण करने की बात आता तो क्या हो जाता है? घ्राणग्राही, जो हमारे नाक में पाया जाता है। लेकिन इसमें है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने की, ध्वनि ग्रहण करने की संवेदी अंग क्या है? तो श्रवणग्राही। ब्रिक के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? तो आप लोग बताइए ब्रिक के ऊपर अंतःस्रावी ग्रंथि कौन स्थित रहता है? ब्रिक के ऊपर अंतःस्रावी ग्रंथि कौन स्थित रहता है? तो ब्रिक के ऊपर अंतःस्रावी ग्रंथि अधिभृक ग्रंथि स्थित रहता है। पौधों की वृद्धि को नियंत्रण करने वाले हार्मोन जंतु द्वारा स्रावित हार्मोन से विभिन्न होते हैं क्योंकि ये उत्पन्न करते हैं। तो आप बताइए छात्रों क्या उत्पन्न करते हैं? बताइए जल्दी से ढेर सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग जल्दी जल्दी करने वाले हैं। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा वीडियो फास्ट रहेगा तो थोड़ा सा आपको जहां पर मतलब क्वेश्चन लिखना होगा वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा छात्रों। ठीक है। अब देखिए अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं इसका, ठीक है, चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ लेना, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 6299493044 पर आप संपर्क कीजिएगा। मैं आपका इसको आप मतलब मैं इसको पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा छात्रों। ठीक है, ताकि आपको लिखने में और ज्यादा आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 छात्रों, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। बताइए अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, बताइए किस चीज से उत्पन्न होते हैं? बताइए जल्दी से बताइए। इसमें होगा ए और बी दोनों, बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। बीज रहित फलों को बनने को कहते हैं। बताइए बीज रहित फलों को बनने को हम लोग क्या कहते हैं? इसकी प्रक्रिया क्या होती है? बीज रहित फल बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अग्रप्राभिकता। अग्रप्राभिकता क्या बोलते हैं छात्रों? अग्रप्राभिकता बोलते हैं। उसके बाद निम्न में कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? आप बताइए गैसीय अवस्था में कौन पाया जाता है? फल पकाने वाला हार्मोन पाया जाता है गैसीय अवस्था में। एथालीन और एथिलीन। कभी कल छात्रों कहीं पर भी अलग अलग लिख देता है, एथिलीन, एथाइलीन ऐसा करके भी लिख देता है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन आपको में से बताया ना कि इसमें से कौन पादप हार्मोन है छात्रों? तो बताइए इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, ये सब मानव हार्मोन है। ठीक है, तो पादप हार्मोन क्या है? साइटोकाइनिन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन आप बहुत भी मार दीजिएगा। ये तो सारा इंपॉर्टेंट है लेकिन एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से कमेंट में बताइए छात्रों। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिनेटिक दरार। क्या होगा? सिनेटिक दरार। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेटिक दरार कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है, आप बताइए मस्तिष्क किस चीज के लिए उत्तरदायी रहती है? छात्रों बताइएगा मस्तिष्क किस चीज के लिए उत्तरदायी रहती है? जल्दी बताइए छात्रों। तो मस्तिष्क किस चीज के लिए उत्तरदायी रहेगी? आप लोग बताइए। आप लोग देखिए, तो मस्तिष्क सोचने के लिए रहेगा, हृदय स्पंदन के लिए रहेगा, शरीर का संतुलन बनाने के लिए रहेगा और उपयुक्त में सभी के लिए मस्तिष्क हमारा उत्तरदायी है। देखिए बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? आप बताइए बहुकोशिकीय जीवों में, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो आप लोग जल्दी से बताइए किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? इसमें समन्वय पाया जाता है रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय। ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में दोनों। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग बताइए तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? बहुत इजी सवाल। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है छात्रों। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। आइए अब हम लोग 21वां प्रश्न करेंगे। देखिए प्रवृत्ति चाप कहाँ बनते हैं? बताइए जल्दी से छात्रों, प्रवृत्ति चाप कहाँ बनते हैं? जल्दी से आप लोग बताइए प्रवृत्ति चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रवृत्ति चाप मेरु रज्जु में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? मेरु रज्जु में बनते हैं। शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? जनन ग्रंथि को,
पीयूष ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को, किनमें से कोई नहीं को? जल्दी से बताइए छात्रों, छात्रों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, आप लोग बताइए, पीयूष ग्रंथि को। शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी 10वां में आता है छात्रों सब्जेक्टिव का, मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि क्यों कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? उसमें हाइपोथैलेमस पाया जाता है जो हमारे शरीर में भूख, प्यास इत्यादि चीज, प्यार जैसे चीजों का अनुभव कराएगा। ठीक है, तो ये छात्रों, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ होती है बताइए? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, बताइए कहाँ? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ पाया जाएगा छात्रों? जल्दी से बताइए, जल्दी से। अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ पाया जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइए। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां पाया जाएगा नलिका विहीन में। कहाँ पाया जाएगा? नलिका विहीन। लैंगहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है बताइए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छात्रों, 24 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। लैंगहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो आप लोग बताइए, लैंगहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है छात्रों? जल्दी से बताइए, जल्दी से। लैंगहैंस की दीपिकाएं अग्नाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है छात्रों? अग्नाशय में। उसके बाद आता है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? आप लोग बताइए, थायराइड ग्रंथि के अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो बताइए छात्रों, थायराइड ग्रंथि के अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होगा? ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होगा छात्रों? तो आप लोग बताइए कौन सा रोग उत्पन्न होगा? इनमें से सभी रोग उत्पन्न होगा। ठीक है, मतलब ये होगा सब, इनमें से सभी रोग उत्पन्न होगा। अग्नाशय द्वारा निम्न में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आप लोग बताइए, अग्नाशय, अग्नाशय जो हमारा शरीर में पाया जाता है, निम्न में से कौन सा हार्मोन का स्रावन करता है? सी, इंसुलिन का भी करता है और ग्लूकागॉन का भी करता है। ठीक है छात्रों, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे छात्रों। देखिए 27 क्या है छात्रों, देखिए क्वेश्चन नंबर 27, पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो आप लोग जल्दी से बताइए, पतियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण संभव हो पाएगा छात्रों? जल्दी से आप लोग बताइए। तो वो हो पाएगा एब्सिसिक अम्ल। अब पति में, अब देखिए पति है, पति में एब्सिसिक अम्ल, पेड़ में एब्सिसिक अम्ल की मात्रा कम है, तो जब पति में या पेड़ में एब्सिसिक अम्ल की मात्रा कम रहेगा, एब्सिसिक अम्ल की मात्रा कम रहेगा छात्रों, तब क्या स्रावित होगा छात्र? मतलब एब्सिसिक अम्ल की मात्रा कम रहेगा तो पत्ती मुरझा जाएगा। ठीक है छात्रों, अस्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रण की जाती है? तो आप बताइए, किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रण किया जाएगा? अस्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रण किया जाता है? जल्दी बताइए छात्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों, पुण्य भरण द्वारा। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, बताइए जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या है छात्रों? जड़ का अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन है। ठीक है, प्रकाश की ओर गति को प्रकाशानुवर्तन, जल की ओर गति को जलानुवर्तन। ठीक है, पेड़ पौधा जब धरती की ओर गति करेगा तो गुरुत्वानुवर्तन। बहुत सारे छात्रों देखिए, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क निम्न में से किसका भाग है? तो जल्दी से आप लोग बताइए, पॉन्स जो है मेडुला है और अनुमस्तिष्क किसका भाग है? जल्दी से। तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। पश्च मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क कितने भागों में बटा है छात्रों? 3 भागों में बटा है, आप लोग तो जानते ही नहीं। चलिए आगे देखिए, क्या लिखा है? नियंत्रण एवं समन्वय कैसी अभिक्रिया है? तो आप लोग बताइए, नियंत्रण में समन्वय आखिर में कैसी अभिक्रिया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। नियंत्रण एवं समन्वय कैसा अभिक्रिया है? तो नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिकीय अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया? तंत्रिकीय। निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? अब बताइए, निम्न में ऐसा कौन सा अंग है जो संवेदी ग्राही नहीं है? बताइए छात्रों। देखिए, कान के द्वारा हम सुन सकते हैं, संवेदन ग्राही हो गया। आंख के द्वारा हम देख सकते हैं किसी वस्तु को, महसूस करने, संवेदन ग्राही हो गया। नाक के द्वारा हम सूंघ सकते हैं, नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर दिमाग, आप सोचेगा कि बताइए सर जी, नाक मतलब दिमाग है, दिमाग के द्वारा तो हम कुछ सब कुछ कर सकते हैं, काहे संवेद ग्राही नहीं होगा? नहीं होगा छात्रों, नहीं होगा। जहां आप ऑफलाइन का क्लास करते हैं वहां शिक्षक से पूछिएगा, हमारा दिमाग जो है संवेदन ग्राही अंग नहीं है, क्यों? ठीक है छात्रों, आगे देखिए क्या लिखता है। मेरुरज्जु निकलता है। आप बताइए छात्रों, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? जल्दी बताइए, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 33, बहुत झकास प्रश्न है। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? जल्दी बताइए छात्रों, जवाब दीजिए। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? मेडुला से निकलता है छात्रों। कहां से निकलता है छात्रों? मेडुला से निकलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एंड्रोजन है। तो आप लोग बताइए एंड्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन,
आप लोग पढ़े होंगे। तो एंड्रोजन कैसा हार्मोन है बताइए, नरलिंग हार्मोन है कि स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो यहाँ नरलिंग हार्मोन है एंड्रोजन। एस्ट्रोजन रहता है छात्रों, बोलने में थोड़ा सा कड़ा लगे छात्रों, एंड्रोजन, एंड्रोजन। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि मनुष्य का भी तो भारी आवाज रहता है, बोलने में थोड़ा सा कड़ा लगेगा। नरलिंग हार्मोन है छात्रों। आगे देखिए, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ती है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। एसिड बेस एंड साल्ट सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन बायोलॉजी में हम लोग को पढ़ने के लिए छात्रों। तो आप लोग बताइए, आप लोग इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा क्या, मेथेनोइक अम्ल। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, आप लोग बताइए रुधिर चाप नियंत्रित कहाँ होता है छात्रों? रुधिर चाप नियंत्रित होता है एंड्रिनल हार्मोन, एंड्रिनल द्वारा, ठीक है, एंड्रिनल द्वारा छात्रों। आगे देखिए जल्दी से, मैं आपको बताता हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, मानव मस्तिष्क का औसतन वजन कितना है? औसतन भार कितना है? जल्दी बताइए, मानव मस्तिष्क का औसतन वजन कितना है, औसतन भार कितना है छात्रों मानव मस्तिष्क का? तो मानव मस्तिष्क का औसतन वजन 1.4 किलोग्राम है छात्रों। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसमें क्वेश्चन ऐसे देखिए, ऐसे मार दीजिए टिक, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? घेंगा रोग होगा छात्रों, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। तो पादप हार्मोन जो साइटोकिनिन सहायक है प्ररोह तथा अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए छात्रों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया छात्रों। अब हम लोग देखेंगे 40 छात्रों। अब हम लोग पढ़ेंगे 40। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा फास्ट है छात्रों, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा वीडियो स्लो करके देखें और अच्छा से समझें, पूरा एक एक क्वेश्चन समझें, पूरा अच्छा से घर पे इसको याद कर लें, लिख लें कहीं पर छात्रों। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है छात्रों, इससे ये चैप्टर बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं आने वाला है छात्रों, ठीक है छात्रों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, फल बेचने वाला से पादप नियंत्रण का प्रयोग फल पकाने के लिए होता है छात्रों। 2-3 बार क्वेश्चन आ गया, फल पकाने वाला हार्मोन इथिलीन। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा है छात्रों? अभी मैंने आपको बताया छात्रों, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। ऐसा क्वेश्चन देखिए, ऐसे टिक मारे। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा किस हार्मोन का इंजेक्शन देकर की जाती है? तो आप बताइए, मधुमेह जिनको डायबिटीज हुआ है, तो डायबिटीज में कौन सा जो चिकित्सा रहता है, डॉक्टर रहता है, कौन सा हार्मोन, कौन सा इंजेक्शन देता है छात्रों? जल्दी से आप लोग बताइए, इंसुलिन, इंसुलिन याद रखिएगा छात्रों। उसके बाद प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कितना इजी क्वेश्चन है छात्रों। प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? आप बताइए, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा। बताइए बताइए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 44 में हम लोग पहुंच गए। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा, क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा तो हो जाएगा हाइपर परलाइसीमिया। याद रखिएगा छात्रों। शारीरिक संतुलन मस्तिष्क के किस भाग में नियंत्रित होता है? आप बताइए, हमारा जो शारीरिक संतुलन है मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रण होता है? शारीरिक संतुलन मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रण होगा छात्रों? तो आप बताइए, शारीरिक संतुलन मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रण होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए छात्रों, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क छात्रों। जड़ों में कैसे वृद्धि होती है? बताइए, जड़ों में कैसे वृद्धि होती है? जल्दी बताइए छात्रों, जल्दी बताइए, जड़ों में कैसे वृद्धि होती है? जल्दी बताइए आप लोग, जड़ों में कैसे वृद्धि होती है? तो जड़ों में ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि होती है। अब क्वेश्चन नंबर 47 छात्रों, लास्ट क्वेश्चन छात्रों। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच हार्मोन का कार्य क्या है? सिंपल आप समझिए, एलएच हार्मोन का कार्य क्या है? तो एलएच हार्मोन का कार्य अंठोत्सर्जन करना हो छात्रों, ठीक है। तो आप लोग तो पूरा अच्छा से देख लिए वीडियो, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा छात्रों, ठीक ना, बहुत अच्छा से। अगर आपको जहां पर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में दिया हूं, उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे छात्रों। आप पूरा लिख लीजिएगा छात्रों, मन से पढ़िए। देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ऐसे ही मेरा चैनल पर ढेर सारा वीडियो है छात्रों, तो आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए, ताकि आपका बोर्ड का सपना भी साकार हो और आप अच्छे नंबर से पास करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में छात्रों, तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत छात्रों।